उधर सिया और निधि घर के अंदर जाते हैं तो सिया की हालत देख सिया की माँ कहती है, कहा था ना सिया, भीग जाओगी। चलो जाओ अपने कमरे में, जल्दी से कपड़े चेंज करो और अपने बालों को सुखाओ। और निधि बेटा तुम आज यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ और तुम दोनों जाकर जल्दी से कपड़े चेंज करो और मैं तुम दोनों के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। सिया बिना कुछ बोले ही अपनी माँ के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। सिया की माँ सिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा क्या हुआ? और फिर सिया से पूछती हैं, सिया ये कोट किसका है? सिया कुछ नहीं कहती, बस रोए जा रही थी। सिया को रोता देख सभी वहां आ गए। सभी परेशान हो गए कि आखिर सिया रो क्यों रही है। निधि ने सबको ऐसे सिया के लिए परेशान देखा तो सबको बताया कि वो गंगा घाट पर अक्षत को देखा हमने किसी लड़की के साथ, और वो लड़की कोई और नहीं उसकी बीवी थी। निधि की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। सिया के पापा ने कहा, निधि बेटा कोई गलतफहमी हुई होगी तुम लोगों को। तभी सिया ने कहा, नहीं पापा, उसने अपने मुंह से कहा था कि वो उसकी बीवी है। पापा वो शादीशुदा है। सिया के पापा ये सुन वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सिया फौरन पापा के पास जाती है और कहती है, पापा आप ठीक है ना? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई बेटा? दादाजी कहते हैं, बेटा भोलेनाथ ने हमें सही समय पर सारी सच्चाई लड़कों वालों की दिखा दी। अगर शादी हो गई होती तो फिर सोचो क्या होता। हाँ पिताजी, आपने सही कहा, पर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा हमारी ही गलती है, सही से लड़के की जांच पड़ताल नहीं की और जल्दबाजी कर दी। हमें पहले लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, ये सब पता करके ही शादी का फैसला लेना चाहिए था। पिताजी मैं अभी उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। सिया के पिताजी ने फिर अक्षत और उसके घर वालों को कई बार कॉल किए, पर उन्होंने सिया के पापा का कॉल रिसीव नहीं किया। सिया के पापा कहते हैं, अब ये सगाई नहीं होगी। वो लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं तो साफ है कि उनके मन में चोर है। सिया की माँ परेशान होते हुए सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, सबको क्या जवाब देंगे हम अब? सिया की सगाई के लिए सबको न्योता दे दिया है, अब सगाई नहीं होगी तो सिया में ये सब खोट निकालेंगे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसी परीक्षा ली है हमारी? बहू अगर शादी हो जाती तब क्या होता? ये तो अंदाज़ा लगाओ बहू, फिर तो कहीं भी सिया की शादी नहीं होती। जो होता है बहू अच्छे के लिए ही होता है। सिया के पापा ने कहा, मैं सोच रहा हूँ अम्मा कि पुलिस में उन लोगों की कंप्लेन कर देते हैं। बेटा अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। दादाजी कहते हैं, देखो बेटा पुलिस में कंप्लेन करने के लिए सबूत भी तो होना चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। बेटा सब कुछ भूल कर अब आगे बढ़ो, और जिसको भी सगाई के लिए न्योता दिया है उन सभी को हम फ़ोन करके मना कर देते हैं, और वैसे भी अपने ही कुछ खास रिश्तेदार ही तो हैं। फिर सिया के पापा सभी को फ़ोन करके सगाई में आने के लिए मना कर देते हैं कि सगाई कैंसिल हो गई है किसी कारणवश से। सिया अपने कमरे में आती है और कपड़े चेंज करके अपनी माँ के पास आती है रसोई में। माँ कहती है, बेटा तुम जाओ आराम करो, खाने में मेरी मदद महक कर देगी। सिया कहती है, माँ हम बिल्कुल ठीक हैं, बस उस समय सब अचानक से हुआ तो हम कुछ समझ ही नहीं पाए, पर अब हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर सिया निधि खाना बनाने में माँ की मदद करने लगते हैं। इधर देव भी घर आता है तो देव की माँ देव को भीगा देख कहती हैं, देव तुम भीग कैसे गए? माँ कुछ नहीं माँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ, कहकर देव सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आ गया। रात के खाने के बाद सिया निधि महक कमरे में बातें कर रही थी। निधि कहती है, सिया अब तुम ठीक हो ना? हाँ निधि हम बिल्कुल ठीक हैं। सिया आज तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पागलों की तरह दौड़े जा रही थी तुम रोड पर। अगर देव ना होते तो मैं तुम्हें कैसे संभालती? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? सिया निधि सॉरी। सिया मुझे तो सॉरी बोल दिया, देव को भी बोल दो सॉरी। अगर वो आज ना होते तो तुम यहाँ ना होती। निधि अब उन्हें हम कैसे सॉरी बोले, हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर भी तो नहीं है। तभी महक बीच में बोल पड़ी, दीदी नंबर नहीं है तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पर तो ज़रूर होंगे ना वो, वहीं से नंबर ले लेते हैं। वैसे भी देव आजकल साए की तरह आपके आसपास रहते हैं दीदी। महक ये कोई मजाक का वक्त है? सॉरी दीदी, मैं अभी देखती हूँ कि देव जी सोशल मीडिया पर है कि नहीं। कुछ देर बाद महक कहती है, दीदी देव तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। ठीक है महक रहने दो। और महक देव तुमसे बहुत बड़े हैं, भैया बोला करो उन्हें। महक हाँ में सिर हिला देती है। फिर सिया कपड़े रखने के लिए अलमारी खोलती है तो उसे वहीं रखा देव का दिया हुआ कार्ड दिखता है।
तो सिया कार्ड उठाते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, हम भी कितने भुलक्कड़ हैं। निधि कहती है, क्या हुआ सिया? निधि, देखो ना, देव ने हमें ये कार्ड दिया था और इसी कार्ड पर उनका मोबाइल नंबर है और हम भूल ही गए। तो सिया, देव को फ़ोन करो और उन्हें सॉरी और थैंक यू बोलो। पर निधि, इतनी रात में कॉल उन्हें करना ठीक होगा क्या? तो सिया, सुबह कर लेना। हाँ निधि, ये ठीक रहेगा। उधर देव के कमरे में देव की माँ खाना लेकर जाती हैं तो देव बालकनी में खड़ा हुआ था। देव की माँ कहती हैं, देव तुम ठीक हो ना? जब से ऑफिस से आए हो कुछ भी नहीं बोले, अपने कमरे से तुम बाहर भी नहीं निकले हो, खाने के लिए नीचे भी नहीं आए। मैंने और दादी ने कितनी बार तुम्हें नीचे चलने को कहा पर तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। माँ, मुझे भूख नहीं है और माँ खाना रख दीजिए, जब मेरा मन होगा तो मैं खा लूँगा। देव की माँ वहीं रखे टेबल पर खाना रख देती हैं और फिर देव के पास जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, देव बेटा, अभी भी तुम उसे भूले नहीं हो? किससे माँ? मानवी को। माँ, आप उसका नाम मत लीजिए और मैं उसे भूल चुका हूँ। तो फिर देव, तुम इतना परेशान क्यों हो? माँ, अब काम का प्रेशर रहेगा तो थोड़ा बहुत तो परेशान रहूँगा ही। सच में देव, यही बात है ना? हाँ माँ, बस यही बात है। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, तब आपको यकीन होगा माँ। फिर देव खाना खाने लगता है। देव की माँ कहती है, देव, कीर्ति कैसी लगी? कौन कीर्ति माँ? देव, पार्टी में जिससे मिले थे। अच्छा हाँ माँ, याद आया। ठीक ही है। तो बेटा, शादी के बारे में क्या सोचा है? माँ, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा और माँ, कर लूँगा शादी, आप फिक्र ना करें। देव के खाने के बाद देव की माँ चली जाती हैं और देव बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देव की आंखों के सामने सिया का चेहरा फिर से घूमने लगता है। देव ने जल्दी से अपनी आंख खोली और खुद को नॉर्मल किया और बिस्तर से उठकर बेड के साइड ड्रॉअर से सिगरेट निकाली और बालकनी की तरफ आ गया और सिगरेट का कस लेने लगा। उधर सिया को भी नींद नहीं आ रही थी। सिया ने अपना मोबाइल उठाया और सोचने लगी कि निखिल को फ़ोन करूं या ना करूं। बहुत देर सोचने के बाद उसने वापस से मोबाइल अपना रख दिया और फिर उसकी नज़र कोट पर गई। सिया खुद से कहने लगी, पता नहीं, जब भी देव से मुलाकात हुई है कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही है। फिर सिया आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उधर देव पता नहीं कितने वक्त से बालकनी में खड़ा हुआ था। देव ने अपने दिल पर हाथ रखा जो अभी भी जोरों से धड़क रहा था। देव ने खुद से कहा, पता नहीं सिया कैसी होंगी। मिले, बात की, पर एक बार भी मैंने उनसे उनका नंबर नहीं लिया। आखिर मैं बात करूं भी तो कैसे सिया से बात करूं? देव की सिया के लिए बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सिया के दर्द से देव को भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी जितनी आज सिया को हो रही थी। और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी तो इस दर्द से गुजर चुका है। वो वापस बेड पर जाकर लेट जाता है। देव बहुत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती और करवटें बदलते बदलते सुबह के 5 बज जाते हैं और देव उठकर फ्रेश होता है और फिर जिम के लिए निकल जाता है। इधर सिया को भी नींद नहीं आती। वो सुबह जल्दी उठ जाती है और घर के रोज़ के कामों में लग जाती है। सिया की माँ भी उठती है, कमरे से बाहर आती हैं तो सिया बाहर सोफे पर बैठे चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही थी। सिया को देख सिया की माँ कहती है, सिया बेटा, तुम आज इतनी सुबह उठ गई और तुमने मंदिर में दिया भी जला दिया। माँ, रात भर नींद ही नहीं आई। बेटा, तुम अभी भी परेशान हो। माँ, रात बीत गई और रात के साथ वो बात भी खत्म हुई। माँ, अब एक नया दिन है तो अब नए दिन की शुरुआत करते हैं ना, भोलेनाथ का नाम लेकर। और हमने अभी अखबार में 2-3 जॉब के बारे में देखा है, तो अभी 9 बजे हम इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे और नाश्ते की तैयारी माँ हमने कर दी है। आप नहा लीजिए, हम आपके लिए भी चाय बनाते हैं, कहकर सिया रसोई में आ गई। 9 बजते ही सिया निधि के साथ इंटरव्यू के लिए निकल गई और उधर देव ऑफिस के लिए निकल जाता है। देव अपने कैबिन में बैठा हुआ बस सिया के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे सिया से बात करूं, कैसे सिया से मिलूं। अब क्या दोबारा मुलाकात होगी सिया से कि नहीं? होगी तो क्या मैं उनसे कुछ पूछ पाऊंगा? घर उनके चला जाऊं तो? नहीं देव, घर नहीं। तू तो सिया के घर जब पास में रहते थे तब तो जाता नहीं था और अब जाएगा तो कोई क्या सोचेगा? यही सोच सोच के देव का सिर फटा जा रहा था। तभी उसके दरवाजे पर असिस्टेंट ने नॉक किया। देव ने कहा, कम इन। असिस्टेंट अंदर आया और देव से कहा, सर, अभी कुछ देर में ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देव ने कहा, हाँ। तो वो ओके बोलकर कैबिन से बाहर आ गया। फिर देव मीटिंग के लिए चला गया और उधर सिया को जॉब नहीं मिली। वो निधि को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाती है। दिन भर की थकावट से सिया फ्रेश होकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। देव सिया की उलझनों में उलझा रहा और सिया अपनी जॉब में उलझी रही, पर उसे अभी कोई जॉब नहीं मिली। सोमवार को सुबह देव की दादी काजल और देव की माँ मंदिर से आ रहे थे। देव भी सुबह जिम से आ चुका था।
काजल को देख देव कहता है, आज जल्दी उठ गई काजल? हाँ भैया, वो दादी के साथ आज मंदिर जाना है। देव ये सुन उसे याद आ जाता है कि आज तो सोमवार है, सिया भी मंदिर आएंगी। देव फौरन दादी के पास आता है और कहता है, दादी मैं भी आपके साथ चलूंगा मंदिर, बस मेरा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी नहा कर आया। देव की माँ देव के चेहरे की खुशी को देखती हैं तो खुद से कहती हैं, आज देव को क्या हुआ है। कुछ देर में देव नहाकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है और फिर सबके साथ मंदिर आता है। देव भोलेनाथ जी के सामने हाथ जोड़े बस उनसे प्रार्थना कर रहा था, हे भोलेनाथ, मैं किस उलझन में हूँ मुझे खुद नहीं पता, पर आप तो सब जानते हैं। जिसे मैंने चाहा उसकी जगह आज तक मैं किसी को नहीं दे पाया। भले ही वो मुझे छोड़कर चली गई, पर सिया को देखते ही मैं खुद को भूल जाता हूँ। मैं सिया से दूर जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर ना चाहते हुए भी मैं बस सिया को ही ढूंढता हूँ। क्यों भोलेनाथ जी, आखिर ऐसा क्यों? फिर पूजा के बाद देव बाहर आता है। बाहर आकर देव की नजरें इधर उधर बस सिया को ही ढूंढ रही थी, पर सिया उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। देव की माँ कहती है, अम्मा पूजा हो गई, अब चले घर। बहू शोभा को तो आ जाने दो, आज उसने देर कर दी, हमेशा तो मैं देर करती थी। देव की माँ को अब समझ आ जाता है कि देव मंदिर क्यों आया है। देव सामने बस सीढ़ियों पर ही नजरें गड़ाया था कि शायद सिया अब आए, और तभी एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ से अपनी दादी का हाथ पकड़े सिया मंदिर की तरफ आ रही होती है। सिया ने रेड कलर का सिंपल सा अनारकली सूट पहना हुआ था। सिया को देख देव की खुशी का तो मानो ठिकाना नहीं रहा। सिया और दादी मंदिर में आते हैं। सिया और देव दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। देव की दादी कहती है, जाओ जल्दी से पूजा करके आओ, हम सब मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। सिया और दादी पूजा करने के बाद बाहर आते हैं तो देव की दादी कहती है, अरे शोभा, आज इतनी देर क्यों कर दी मंदिर आने में? सिया की तबीयत ठीक नहीं थी आशा, मैं तो मना कर रही थी कि अगले सोमवार चलेंगे, पर सिया नहीं मानी, इसीलिए बस आने में देरी हो गई। देव कहता है, क्या हुआ सिया, आपको डॉक्टर को दिखाकर दवा लेनी चाहिए। सिया ने कहा, नहीं हम ठीक है, बस हमारे सिर में थोड़ा दर्द था। दोनों को ऐसे बात करते देख देव की माँ बहुत हैरान हुई। फिर देव की नज़र अपनी माँ और बहन पर गई। माँ तो गुस्से में घूर रही थी, वही बहन काजल देव को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर देव चुप ही रहता है, पर देव की नज़रें सबसे छुपकर सिया को ही देख रही थी। देव कभी इधर देखता तो फिर सिया को देखता, और सिया सबसे मिलकर चुपचाप खड़ी हुई थी। सिया की दादी फिर देव की दादी को सिया की सगाई के बारे में बताती हैं तो देव की दादी कहती हैं, उसे तो पुलिस में भेजना चाहिए था। छोड़ो आशा, अब भोलेनाथ के ऊपर सब छोड़ दिया है, वही सब संभालेंगे अब। देव की माँ कहती है, हमें अब चलना चाहिए। देव फौरन बोल पड़ता है, चलिए दादी, मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। फिर सभी मंदिर के बाहर आते हैं। देव सबके होने की वजह से सिया से ज़्यादा बात नहीं कर पाया। देव कुछ देर में ही सिया के घर के पास गाड़ी रोकता है। सिया गाड़ी से उतरती है और दादी के उतरने के बाद सबसे अलविदा कहकर घर के अंदर चली जाती है, और फिर देव भी वापस अपने घर आ जाता है और नाश्ते के बाद ऑफिस चला जाता है। देव 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था। देव ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था। इधर सिया बस देव को ही सोचने पर मजबूर हो रही थी। सिया मन में ही कहती है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि देव कुछ कहना चाहते थे हमसे, पर क्या? सिया फिर देव का दिया हुआ कार्ड देखती है और फिर अपने मोबाइल में कार्ड में लिखा नंबर डायल करती है, पर फ़ोन देव का ऑफ था। सिया ने 2 से 3 बार देव को कॉल किया तो देव का नंबर बंद ही आ रहा था। फिर सिया अपने कामों में लग जाती है। इधर देव की कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म हुई और देव लंच टाइम में अपने ऑफिस में लंच करने के बाद अपना मोबाइल ऑन करता है तो 3 मिस कॉल का नोटिफिकेशन आया। तो उसने थ्रू कॉलर पर चेक किया तो सिया शर्मा लिख कर आया। तो देव बहुत ही खुश हुआ और उसने फ़ौरन उस नंबर पर कॉल किया। सिया खाना खा रही थी, उसका फ़ोन रिंग हुआ तो स्क्रीन पर देखा तो देव का कॉल था। सिया ने देव का कॉल उठाया नहीं तो देव को बहुत बुरा लगा। सिया ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में गई और देव को कॉल किया। देव ने सिया का नंबर देखा तो जल्दी से फ़ोन उठाया। सिया के हेलो से ही देव के दिल की धड़कनें बढ़ गई। हाँ सिया, आपने हमें कैसे पहचाना देव? सिया, वो तुम्हारा नाम थ्रू कॉलर में शो हो रहा था। जी। सिया, तबीयत कैसी है? हम ठीक हैं। देव, सॉरी हमने उस दिन आपको बहुत परेशान किया। नहीं सिया, सॉरी मत बोलिए आप, मैं भी तो बेवजह आप पर चिल्ला दिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू, आपने तो हमारी 2 बार जान बचाई। सिया, ये थैंक यू और सॉरी बोलना बंद करिए। और क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ देव बोलिए, मैं और आप यानी हम फ्रेंड बन सकते हैं। सिया हैरानी से कहती है, पर देव। सिया, ना भी कहेंगी आप तो भी चलेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सिया देव की बातें सुनकर मुस्कुरा देती और फिर कहती है, हाँ हम आपसे फ्रेंड हैं। दोनों में कुछ देर बातचीत होने के बाद देव कहता है, मैं गंगा घाट पर सिया आपका इंतज़ार करूँगा। पर देव क्यों? सिया, आप आइए तो मैं वहीं बात करूँगा।
अभी मेरी एक और मीटिंग है, मुझे भी जाना होगा और शाम को गंगा घाट पर मिलते हैं, कहकर देव ने फ़ोन रख दिया। सिया निधि को कॉल करती है और देव से हुई सारी बातें उसे बताती है। सिया, तुम भी कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो और परेशान हो रही हो। आजकल तो सभी लड़के दोस्त होते हैं। आज के समय की होकर भी सिया तुम वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो। और सिया, मुझे देव अच्छे लगते हैं। अगर तुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं उनको अपना बना लेती हूँ। वैसे भी हैंडसम तो है ही और पैसे वाली भी है। निधि कैसी बातें कर रही है। और शाम को तैयार रहना, गंगा घाट चलेंगे। हाँ ठीक है। फिर शाम होते ही सिया ने सिंपल सा सूट पहना और बालों का जूड़ा बनाकर हल्की हल्की लटें निकाल ली। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ चूड़ियों से भरा। सिया को चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। फिर कुछ देर में ही सिया निधि के साथ गंगा घाट पहुंचती है। देव वहीं खड़ा सिया का इंतजार कर रहा था। सिया को अपनी तरफ आते देख देव के चेहरे पर सुकून आ गया। सिया देव के पास आती है और देव के सामने पॉलीथीन बैग सामने करते हुए देव से कहती है, देव जी ये आपका कोट। देव वो पॉलीथीन ले लेता है और फिर सिया कहती है, देव बस 2 मिनट, हम अभी आए। सिया और निधि दोनों भोलेनाथ के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और फिर देव के पास आई। फिर तीनों वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। देव सिया से कहता है, सिया क्या आपके पास उस लड़के का नंबर है जिससे आपकी सगाई होने जा रही थी? सिया हैरानी से देव से कहती है, पर देव क्या हुआ, आपको उस लड़के का नंबर क्यों चाहिए? सिया, मुझे उस लड़के के बारे में पता लगाना है, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। आपकी किस्मत अच्छी थी, क्या पता उस लड़के की किस्मत अच्छी ना हो और वो उनके जाल में फंस जाए। सिया कहती है, हाँ देव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास उसका नंबर है। फिर सिया देव को अक्षत का नंबर दे देती है। कुछ देर बातें करने के बाद सिया कहती है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, घाट पर भीड़ होनी शुरू हो गई है, आरती का समय भी हो जाएगा। देव आप क्या कहते हैं, आरती में रुकेंगे या घर जाएंगे? सिया, आप जहाँ वहाँ मैं। सिया देव की बातों से हैरान थी। धीरे धीरे घाट पर बहुत चहल पहल और भीड़ भी हो गई और थोड़ी देर बाद ही गंगा आरती भी शुरू हो गई। यह एहसास अतुल्य था, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। आरती करते हुए पुजारी, दियों की रोशनी से भरा घाट जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। लाखों करोड़ों भक्तों की साधना रहती है यहाँ पर। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में ही कहा, हे भोलेनाथ, बिखर रही हूँ, टूट रही हूँ, उलझनें बढ़ती ही जा रही है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस आप हमारे साथ हमेशा रहना भोलेनाथ, अपना हाथ सदैव हमारे सिर पर रखे रहना। देव सिया की सादगी को बस देख ही रहा था। ये पल देव के लिए बहुत खास हो गया था। सिया फिर आंखें खोलती है और देव से कहती है, देव काफ़ी भीड़ हो रही है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तीनों हाथ छोड़कर भोलेनाथ के दर्शन करके निकल जाते हैं। तीनों ही घाट से निकलकर रोड की तरफ आते हैं। देव जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने जाता है तभी सिया का पैर डिसबैलेंस होता है तो उसका पैर मुड़ जाता है। तो देव फौरन ज़मीन पर बैठते हुए कहता है, सिया लगी तो नहीं आपको? पैर सीधे ज़मीन पर रखिए सिया। सिया पैर सीधे रखने की कोशिश करती है पर उसे बहुत तेज़ दर्द होता है। लगता है सिया आपके पैर में मोच आ गई है। देव ने सिया का पैर छूना चाहा तो सिया ने कहा, देव रहने दीजिए, अभी सही हो जाएगा। सिया, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। देव बस मोच है, इसमें इतना घबराने वाली बात कौन सी है, थोड़ी देर शांति से बैठेंगे हम तो अभी ठीक हो जाएगा। देव बिना कुछ सोचे समझे सिया को गोद में उठा लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सिया को कुछ समझ नहीं आया और वहीं निधि ये देख उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। देव सिया को गाड़ी के पास लाता है और उसे आगे की सीट पर बिठा देता है और निधि से कहता है, निधि जल्दी बैठिए गाड़ी में। निधि भी जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर देव भी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। सिया देव को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। देव की आंखों में अपने लिए फिक्र देख उसे बहुत ही अजीब लगा, पर वो देव से कुछ भी बोल नहीं पाई। देव ने सिया से कहा, सिया आप ठीक है ना, दर्द अभी भी हो रहा है? तभी देव की नज़र सिया के चेहरे की तरफ जाती है। देव ने जब खुद को देखता हुआ पाया तो देव चुप हो गया। सिया की आंखों में सवाल थे जो देव समझ गया था सिया की आंखों में देखकर, पर इस वक्त देव का पूरा ध्यान सिर्फ सिया की चोट पर था। देव का सिया के लिए यूँ फिक्र करना निधि को काफ़ी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद देव ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी तो सिया हैरान थी कि इतनी सी मोच आने पर हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत थी।